भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है रेस्पायरेशन। देखिए, रेस्पायरेशन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रेस्पायरेशन होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले एक क्वेश्चन ये आता है, हमें ये जानना है कि हम डाइजेशन के बाद रेस्पायरेशन की प्रोसेस पढ़ते ही क्यों है। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था डाइजेशन के बारे में, और उसके तुरंत बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं रेस्पायरेशन। क्या रीज़न है इसका, क्यों हम तुरंत बाद रेस्पायरेशन पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेस्पायरेशन का डाइजेशन की प्रोसेस से क्या रिलेशन है। अब देखते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ाया था, आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था। न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ाई थी हमने आपको, जिसमें हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि इस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन ब्रेक हो जाता है किसमें, एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है, शुगर में ब्रेक हो जाता है। और जो फैट होता है वो किसमें ब्रेक हो जाता है, या तो फैटी एसिड में और या तो फिर ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। और ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये कहाँ होती थी, स्टोमच में होती थी। यही तो पढ़ा था हमने। ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये स्टोमच में होती थी। उसके बाद क्या होता था, जब ये डाइजेशन की प्रोसेस हो गई उसके बाद क्या होता था, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती थी। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें हमने क्या किया था, ये जो फूड हम ले रहे हैं इस फूड से जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता था हमारी बॉडी में। हम उसको एब्जॉर्ब करते थे। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे, हमने पढ़े थे 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे। पहला है कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था प्रोटीन। थर्ड हमने पढ़ा था फैट। फोर्थ हमने पढ़ा था विटामिन। फिफ्थ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिनरल्स। और सिक्स हमने पढ़ा था H2O मीन्स वाटर। ये इतने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते थे, जो कि हम एब्जॉर्ब करते थे। डाइजेशन के बाद इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता था, एब्जॉर्प्शन होता था। उसके बाद क्या होता था, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन की प्रोसेस क्या होती थी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं इसका हर एक बॉडी सेल्स में पहुंचना एसिमिलेशन कहलाता था। भाई, हर एक बॉडी सेल में पहुंचना, क्योंकि हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं इसका क्या होता था, हमें इससे एनर्जी मिलती थी। और बॉडी की हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो बॉडी की हर एक सेल में पहुंच सके। इस प्रोसेस को क्या कहते थे, एसिमिलेशन कहते थे। उसके बाद एसिमिलेशन क्यों होता था, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए हैं वो हर एक बॉडी सेल्स में पहुंचते थे, जिससे हमें क्या मिलती थी, एनर्जी मिलती थी। यही प्रोसेस तो हमने पढ़ी थी कि फूड हमने लिया, उसका डाइजेशन हुआ, उससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुँचे, हर एक बॉडी सेल्स में पहुँचे, और जहाँ से हमें एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। यही प्रोसेस तो हमने पढ़ी थी।
तो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उससे एनर्जी का बनना, एनर्जी के जनरेट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। मीन्स जो हमने फूड लिया है उससे एनर्जी का जनरेट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बनी? आइए यहाँ पर बता देते हैं हम। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बनी? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये बनी, इट इज अ प्रोसेस in which energy is generated from food in the cells। मीन्स जो फूड हमने लिया है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए हमने न्यूट्रिएंट्स 6 टाइप के लिए थे, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता था। अब देखिए इसमें जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है। एनर्जी, ये प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये एसेंशियल होता है। और दूसरा, ये जो हमारी बॉडी में जो भी डैमेज टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर करने में इसका यूज होता है। फैट का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्ट डिसीज है उसके रिस्क को कम करने में फैट का यूज होता है। दूसरा, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है इसको प्रोटेक्ट करने में भी फैट का यूज होता है। विटामिन का यूज होता है, हमारी बॉडी में जो भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए विटामिन का यूज होता है, जिसकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। मिनरल्स, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो मिनरल्स की प्रेजेंस में होती है, वहाँ पर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। H2O हमारी बॉडी में ये तो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स ये सारे बनते हैं ये H2O की सहायता से ही सेल में पहुंचाए जाते हैं। हमारी जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड है उसमें जो 55% पार्ट होता है वो ब्लड प्लाज्मा का होता है। 55% पार्ट किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा का होता है। और ये जो 55% ब्लड प्लाज्मा होती है इसमें 90 से 92% पार्ट जो होता है वो किसका होता है? वाटर का होता है। ठीक है, इसमें 90 से 92% पार्ट वाटर का होता है, जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हर एक सेल में पहुंचते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई? तो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हम एब्जॉर्ब करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इनका क्या काम है यह भी हमने आपको बताया। दूसरी बात ये है कि जो प्रोटीन होता है, ये जो फैट होता है, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये प्रोसेस नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है एनर्जी का जनरेशन कार्बोहाइड्रेट से, जो कि रेस्पिरेशन में एक मेन रोल प्ले करता है, जिससे एनर्जी का जनरेशन होता है। तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है, हमें सिर्फ इससे ही एनर्जी के जनरेशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस। तो ये बात समझ में आ गई कि जो फूड हमने लिया, रेस्पिरेशन क्या हुआ, जो फूड हमने लिया उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए और उससे एनर्जी के प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या कहलाई? रेस्पिरेशन कहलाई। ठीक है, तो रेस्पिरेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम पहले यहाँ पर अपना एम लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी जनरेट करना है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें क्या करना है, एनर्जी को जनरेट करना है। ठीक है, ये हमारा एक एम है जो हमने अपना साइड में लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, सेकंड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और थर्ड होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए हमें एक बात पता चल गई कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है ये एक मेन एनर्जी का सोर्स होता है जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन इससे एनर्जी मिलेगी कैसे, जब ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा तब तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो इसको ब्रेक होने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसको ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीन्स होता है कि बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हुई, और ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं। वहीं पर जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में लेते हैं। वाटर से लेते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। और एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में, वहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन का जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो एनवायरनमेंट की अपेक्षा कम होती है। मीन्स जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो जीव जंतु रहते हैं, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। वहीं पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। और यही एक रीज़न है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है, मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाए जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी सांस फूलने लगेंगी, आप लंबी लंबी सांस लेंगे। ठीक है, और आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैसे ही एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, ये एक रीज़न है। तो अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया और बदले में हमने क्या निकाला, CO2 निकाला। ठीक है, जो गैसेस एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन लिया और CO2 निकाला। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। O2 का लेना और CO2 को बाहर निकालना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। इसको हमने क्या कहा, ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, मीन्स इनहेलेशन ऑफ CO2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ O2 मीन्स O2 का हमारी बॉडी में आना इनहेलेशन कहलाता है और CO2 का हमारी बॉडी से निकलना
एक्सहेलेशन कहलाता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेसिकली हुआ क्या, द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, मीन्स द exchangement of gases between the body and external environment is known as external respiration. It is also called breathing process. तो ये बात समझ में आई, मीन्स जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और बदले में CO2 को निकाल रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। अब जो हमने O2 लिया है, O2 जो हम ले रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, वो कहाँ पहुँचती है, हमारी हर एक सेल में पहुँचती है। लेकिन ये कैसी पहुँचती है, O2 जो होती है वो हमने ली, वो हमारे कहाँ गई, ब्लड में गई, ब्लड में इसका डिफ्यूजन हुआ और ब्लड से हर एक सेल में पहुँची। तो ये क्या होता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीन होता है द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, मीन्स जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है, हमारी ब्लड में जा रही है। अब जैसे अब मान लीजिए ये एक कैपिलरी है, ये एक कैपिलरी है, ठीक है, इसमें ये ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इससे ऑक्सीजन कैसे जाएगी, मान लीजिए जो लंग्स में हमारी ऑक्सीजन गई उससे ये कहाँ गई, ब्लड में डिफ्यूज हुई, एल्वुलाई में गई, उसके बाद एल्वुलाई से कहाँ गई, ब्लड में डिफ्यूज हुई। अभी ये सारे टर्म्स जो एल्वुलाई वगैरह है, इसका जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस जब आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें हम आपको ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ जाती है, हमारे ब्लड में जाती है। अब ब्लड में कैसे जाती है, ये देखिए, ये ब्लड कैपिलरी है। अब ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ये मान लीजिए ये ब्लड है और ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे जाएगी क्या, ऐसे तो नहीं जाएगी। हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है कि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आप सब भी जानते हैं, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या होती है, कंबाइंड हो जाती है और फिर ये कहाँ पहुँचती है, सेल में पहुँचती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है पिगमेंट, तो उसे क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन ये सैचुरेटेड हो जाता है तब ये ऑक्सीजन हमारी अन्य सेल्स में पहुंचती है। और उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक कैपिलरी है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ये इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है मान लीजिए, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब जब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये सेल्स के पास पहुंचता है तो ये क्या करता है, O2 का डिफ्यूजन हो जाता है इस सेल में और CO2 का डिफ्यूजन सेल से हो जाता है कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में हो जाता है। इससे CO2 यहाँ से डिफ्यूज हो जाती है और कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है और ब्लड से वापस से लंग्स में जाती है और उसके बाद एक्सेलेशन की प्रोसेस द्वारा हमारी बॉडी से ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो O2 आई, हमने ली और उसके बाद CO2 का एक्सेलेशन हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि जो हमने ऑक्सीजन ली है वो हमारी बॉडी में आई और हमारी बॉडी से कहाँ गई, ब्लड में गई और ब्लड से सेल्स में पहुंची। तो द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस between the blood and the body cells is known as internal respiration। इतनी बात समझ में आई। अब थर्ड आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब देखिए ये हमें यहाँ मिल गई, ये ऑक्सीजन कहाँ गई, सेल में पहुंची, ये सेल में ये ऑक्सीजन पहुंच गई। ठीक है, अब यहाँ सेल में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन जो हमने लिया था, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे वो सारे कहाँ पहुँचे थे, सेल्स में पहुँचे थे एसिमिलेशन के द्वारा। तो अब सेल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है।
ठीक है। और अब यहाँ पर इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गई ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ब्रेक होगा और इससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर लेते हैं कि क्या हुआ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीन्स होता है, इसे ब्रीदिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीन्स होता है द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन का मीन्स होता है द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मीन्स होता है कि जो फूड हमने लिया है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द फूड इन दिस सेल्स इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये 3 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ गई कि इसके लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनानी है। ग्लूकोज हमने बताया आपको कि एनर्जी का मेन सोर्स होता है। तो ग्लूकोज से एनर्जी के प्रोडक्शन की 2 प्रोसेस होती हैं, 2 प्रोसेस द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चलिए पहले देखते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट होता है, चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने आपको बताया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इससे एनर्जी मिलती है। तो ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आइए इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें ग्लूकोज बना, उसके बाद इससे बनता है पायरुविक एसिड। ठीक है, इसके बाद इससे बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38H2O। देखिए क्या होता है कि ग्लूकोज जब भी ब्रेक होगा, ग्लूकोज का जब भी ब्रेक डाउन होगा, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो हमेशा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चाहे कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। इसे क्या कहेंगे, ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाई, ग्लाइकोलिसिस कहलाई। और ये प्रोसेस होती कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें होती है। ठीक है, इसका यहाँ पर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये O2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है,
6 CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 निकलती है, 6 H2O इसमें बनता है और 38 ATP बनता है। 38 ATP क्या होता है कि इसमें जो रिलीज होती है एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस रेस्पिरेशन में वो ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो किस फॉर्म में रिलीज हुई? ATP के फॉर्म में रिलीज हुई। अब देखते हैं कि ATP क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये ATP है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP जो होता है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसमें एडिनोसिन, एक होता है इसमें एडिनोसिन और दूसरा होता है फॉस्फेट। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है एडिनोसिन और दूसरा होता है फॉस्फेट। अब ये जो एडिनोसिन होता है इसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है और इसमें सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है राइबोस शुगर, 5 कार्बन राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एडिनोसिन बनाते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। ये तो इसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, इस ATP को क्या कहते हैं? इसे करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इस रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो क्या होती है? ATP के फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। हमारी मसल्स में ये ATP के फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये ATP जो होता है, अब इसमें एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। उसके बाद क्या होगा कि इस ATP का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है। H2O की प्रेजेंस में इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? अलग हो जाता है। एक फॉस्फेट इससे अलग हो गया और ये ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ये ADP में कन्वर्ट होता है तो इससे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इससे एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यही डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती है बॉडी में या जो भी हम काम करते हैं उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें यहीं से प्रोवाइड होती है। या फिर अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसको परफॉर्म होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, या फिर जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, इनको सही तरीके से परफॉर्म होने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी हमें यहाँ से प्रोवाइड होती है। इतनी बात समझ में आई? तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये ATP कन्वर्ट हो गया किसमें? ADP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ADP में कन्वर्ट हो गया और इससे एनर्जी रिलीज हुई। अब क्या होगा? ये ADP क्या होगा? ये ADP क्या होगा? फर्दर रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस हो गई। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी की सहायता से एक
फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा ADP में, और इसमें एनर्जी जो ये रिलीज होगी ये इसमें रिक्वायर होगी, जिसकी सहायता से ये ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है कन्वर्जन की ये रिसाइकिल होती रहती है, ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, उसने क्या किया, ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ATP का फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ, जिसकी सहायता से ATP क्या हुआ, ADP में कन्वर्ट हो गया, जिसकी सहायता से क्या हुआ कि जो ATP है वो फर्दर ADP में कन्वर्ट हो गया, और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमारी सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस होती हैं उनमें ये एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और ये हो गया ATP के बारे में। ठीक है, ये पूरा कंटेंट। अब आप आगे देखते हैं। और ये जो पायरुविक एसिड है इससे ये जो 6CO2 बन रहा है, 6H2O बन रहा है और 38 ATP के रूप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो सेल्स में साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसमें ये प्रोसेस होती है, और ये इसका एग्जांपल है जैसे ये ह्यूमंस में होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में क्या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? क्या हर किसी में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, इससे एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया तो बहुत नीचे रहते हैं, बहुत गहराई में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, जमीन के बहुत अंदर रहते हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती। तो वहाँ पर कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगा? जैसे ईस्ट में ही देख लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ इसका होता है 1 मॉलिक्यूल और यहाँ होता है 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, O2 एब्सेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज होता है ये एथिल अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। 2C2H5OH प्लस इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है प्लस 2 ATP एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH,
कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होती है और केवल 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि हमें 38 ATP मिल रहे थे एनर्जी के रूप में और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ही हमें मिलते हैं एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब थर्ड आते हैं, अब क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये ईस्ट में होता है, इसका एग्जांपल ये ईस्ट में होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है। कैसे होता है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा थकान हमें महसूस होती है, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं या दौड़ते हैं या कोई और काम करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, थकान महसूस करते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि हमारी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो हमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो फूड का ब्रेक डाउन है, इसकी जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स ज़्यादा फूड का ब्रेक डाउन होता है ज़्यादा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो जब ज़्यादा फूड का ब्रेक डाउन होगा ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमको ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें उतनी ऑक्सीजन फिर भी हम नहीं ले पाते जितनी की हमें ज़रूरत होती है बॉडी में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस, ये प्रोसेस कहाँ हुई, साइटोप्लाज्म में हुई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी हमें रिक्वायर होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड बनने लगता है हमारी मसल्स में। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगा है, हमारे हाथों पैरों में क्या हो रही है, ऐंठन हो रही है। और ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो ऐंठन हो रही है, ये लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है, क्योंकि हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम गर्म पानी से नहाएं या फिर हम अपनी बॉडी की मालिश करवाएं, तो ये जो थकान है वो हमारी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही से होने लगता है और जिससे ऑक्सीजन जो होती है वो हमें प्रॉपर मात्रा में मिलने लगती है, जिससे कि हमारी जो थकान है वो उतर जाती है और जो हमारी बॉडी में जो ऐंठन वगैरह हो रही है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ये लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ये कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस मसल सेल्स में होती है। ठीक है, तो ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, इसमें O2 की रिक्वायरमेंट होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब एक ATP का मॉलिक्यूल जो ब्रेक होता है, तो इससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, इससे हमें मिलती है 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इससे मिलती है, या 7.3 किलो कैलोरी
पर मोल की एनर्जी हमें 8 ATP के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से मिलती है। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में। थैंक यू, दैट्स ऑल।